नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज हम अगली नेक्स्ट क्लास में। बायोलॉजी की ये 10वीं क्लास है। आपके 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके एक 1 क्लास में 100 क्वेश्चंस चलेंगे। आपको कंप्लीट करना है 8000 क्वेश्चंस। जिसने भी साइंस के 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उसका एक क्वेश्चंस पेपर से बाहर नहीं जाएगा। तो जो इस क्लास से वंचित हैं, जो नए हों, वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है? तो किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पिछली क्लास में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का निर्माण किया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो ग्रुप डी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इनको कंप्लीट करते जाएं। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? पूछ रहा है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो कौन नहीं है? एपेंडिक्स। एपेंडिक्स अवशेषी अंग नहीं है। मस्तिष्क हमारे शरीर का अंग है। अक्ल, दाढ़, बुद्धि, दांत, कान की मांसपेशियां, ये हमारे अवशेषी अंग हैं। एपेंडिक्स अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? वो थी जाति। जाति जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी में आया। और ये वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ये एएलपी में आया और टेक्नीशियन में आया। देखो सभी में यही क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी आंसर होगा जाति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? इसमें भी हो जाएगी जाति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सजीव जीवों के वर्गीकरण पूछा है और अभी पूछा है वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई, वही जाति है। और सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई भी जाति है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन बनकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? फैमिली, कुल मतलब फैमिली और स्पीशीज के बीच आता है, तो वो कौन है? वंश है। वंश कुल और जाति के बीच आता है, जीवों के वर्गीकरण का वो स्तर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ा कौन होता है? तो होता है जगत, फिर होता है संघ, फिर वर्ग, ये घटते हुए क्रम है, फिर गण, फिर कुल होता है, फिर वंश होता है, फिर जाति। यानी जाति से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल होता है और कुल से बड़ा गण, और गण से बड़ा होता है वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ, संघ से बड़ा जगत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? पद के क्रम के निम्न अनुसार लगाना है कि कौन सा प्राणी किस पद के अनुसार आएगा। तो संघ, वर्ग,
गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? तो 5 जगत प्रणाली में क्या होता है इसका मुख्य आधार? ये होता है पोषण। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण होता है, पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो जीवों की संख्या सर्वाधिक है समान लक्षणों वाले, जिनमें समान लक्षण पाए जाते हैं, तो उनके जीवों की संख्या समान है। वो जगत यानी किंगडम में, इसमें जगत में किंगडम में जीवों की संख्या समान लक्षण वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो किसमें विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? जो विकसित होता है तो वो है मोनेरा। मोनेरा एक विकसित नाभिक है जो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किया है, तो वो किसने किया है? जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण, तो वो किया है व्हिटेकर ने। व्हिटेकर ने जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किया है। व्हिटेकर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा समूह है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है? तो वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ऐसा वो है समूह जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और वैसेली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः किसका बना होता है। तो किसका बना होता है वो होता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बैक्टीरिया और गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता होती है, वो एंडोस्पोर्स में होती है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो वो क्या है? तो वो है आपका जीवाणु। जीवाणु इन सभी जगह निवास कर सकता है, जो बहुत ही जटिल निवास है, वहाँ स्थान पर निवास कर सकता है। ये एएलपी और टेक्नीशियन में, ये दोनों में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? वो है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कल्चर से जो होता है, कल्चर का उपयोग किया जाता है ना मिट्टी व बीज के उपचार के लिए, तो इसी राइजोबियम के लिए किया जाता है, राइजोबियम कल्चर का। और राइजोबियम कल्चर से जैसे चना है, मसूर है, उड़द है, मूंग, अरहर आदि, जे मटर, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलों को लाभ होता है इससे। जैसे चना है, मटर है, सेम है, मूंग है, अरहर है, बहुत से आ रहे हैं फसलों को फायदेमंद होता है इससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो वो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है और दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन द्वारा बनाया जाता है और यह पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12 में समृद्ध होता है ये। तो एनटीपीसी कब आया था? एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोश का तंत्र, ये सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, कोश का आया है, कोश का तंत्र पटल सहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। तो किस में समाविष्ट है? वो है मोनेरा में। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया वो होता है जो जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला, वो साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुआ था। जो देखो ALP और टेक्नीशियन में शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आया था। बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, तो किसके होते हैं बेसिली? जो जीवाणु होते हैं वो क्षणनुमा होते हैं। कैसे? क्षणनुमा होते हैं बेसिली जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? एक जीवाणु एक ऐसा है उन ऑप्शनों में जिसमें फ्लैजेला होता है, तो इसे क्या कहा जाता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस फ्लैजेला होता है एक, जो जीवाणु में एक सिरे पर पाया जाता है, उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। एसेरिकिया कोलाई किसमें पाया जाता है? जो एसेरिकिया कोलाई होता है वो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जो आंत होती है उसमें एसेरिकिया कोलाई पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेई में देखिए आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा समूह से संबंधित कौन नहीं है? वो है डायटस। डायटस मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा भी है मोनेरा से संबंधित, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये तीनों मोनेरा से संबंधित हैं। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है इनमें से? वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे 2 कोशिकाओं से उसे द्विकोशिकीय, जैसे एक कोशिकीय और भी होते हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये एक कोशिकीय जीव है। जैसे यूग्लिना हो गया, ये भी एक कोशिकीय ही जीव है। जैसे ईस्ट हो गया, ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट। ठीक, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है।
और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है, उसका प्रयोग करता है। तो एक इस जीव का नाम बताइए। तो एक कोष की जीव यूग्लिना भी है और एक कोष की जीव पैरामीशियम है, लेकिन उसने कहा कि ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं हैं, वो पक्षमाभिका कहा जाता है उसे। तो वो है पैरामीशियम, जिसे पक्षमाभिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पैरामीशियम। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये शरीर की पूरी त्वचा, जो शरीर की त्वचा होती है, तो भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन ग्रहण होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक तो अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये कब कैसा आकार बना ले, परिवर्तित हो जाए, तो अनिश्चित आकार का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है? तो उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है। ऑप्शन भोजन के कण, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 1 है बी में पादाप, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करता है अमीबा में। खाद्य रसधानी यानी रिक्तकाय, भोजन का पाचन भी होता है अमीबा में और भोजन का अंतर्ग्रहण भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भोजन के कण दिए, जैसे फूड पार्टिकल, न्यूक्लियस, यानी ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखता है? तो वो है संकुचनशील रसधानी यानी रिक्तकाय। संकुचनशील रसधानी अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखता है। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, तो क्या कहलाता है? एक जीव विभाजित होता है तो 2 जीव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? उसने पूछा अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा, ये द्विखंडन द्वारा, ये खंडन, ये लैंगिक प्रजनन या मुकुलन। ये अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है तो किसमें होता है? वो क्वेश्चन आ गया देखो। अभी ऑप्शन था द्विखंडन, अब क्वेश्चन बन गया तो किसमें होता है? अमीबा में। द्विखंडन द्वारा अमीबा में ही प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? किस प्रकार का होता है? वो बाइनरी विखंडन होता है। अमीबा में बाइनरी विखंडन द्वारा ही एक प्रकार है जो इसके द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। स्यूडोपिया, स्यूडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं? तो किस पर हैं? अमीबा पर मौजूद हैं। अमीबा पर मौजूद हैं जो अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती हैं, स्यूडोपोडिया।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीबा पर। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम यानी वर्ग से संबंधित है? तो किस वर्ग से संबंधित है, तो वो कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है, ये किंगडम वर्ग से संबंधित है, किंगडम प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुविखंडन के द्वारा किसके एक साथ या कौन सा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो अनेक संतति कोशिकाओं में कौन है जो विभाजित हो जाता है एक साथ? वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है बहुविखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन सा जीव करता है? अभी बताया हमने आपको, प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा, ये प्लाज्मोडियम ये अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है यानी विखंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो फिर से वही क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम ही करता है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन, प्लाज्मोडियम ही करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है? तो यानी एक कोशिकीय जीव जो होता है वो कौन से हैं और एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। कौन है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एंथ्रोपॉड्स एक कोशिकीय नहीं है। एनालिड्स एक कोशिकीय नहीं है। एकिनोडर्म्स एक कोशिकीय नहीं है। प्रोटोजोआ एक ऐसा समूह है जो एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। जो दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है वो द्विखंडन के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय होता है और यूकेरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है? तो आप किस जीव को जगत में रखेंगे? वो है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा प्रकाश संश्लेषक है जो जगत में रखने के लिए होता है प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था ये देखना है, तो वो कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में ये आया था स्टेज 2 में, शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन पूछा गया था। और जॉन डाल्टन है जो, तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना की थी, संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। और जो मेंडलीफ होता है, तो मेंडलीफ की आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक, तो उसने मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति
किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो है कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा जीवों के नामकरण की पद्धति इसमें से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो वो किसे जनक माना जाता है? कैरोलस लीनियस द्विपद सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है, तो वो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। कार्ल्स लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसने पूछा कार्ल्स लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल्स लीनियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखना है आपको, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आ सकता है। कार्ल लीनियस किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो वही क्वेश्चन ऑप्शन बना दिया, कार्ल लीनियस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल लीनियस। कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है? वो वर्गीकरण विज्ञान होता है, तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेई में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ये याद रखना है कि कैरोलस लीनियस को किसका जनक कहा जाता है? वो वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी इसका जनक किसे कहा जाता है? वो लीनियस को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लीनियस को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि उसकी खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? कि जिसका हम आज उपयोग करते हैं वो कौन सी प्रणाली है, वो बताना है। तो वो कौन सी है? ये कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई हुई थी। कैरोलस लीनियस द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सिस्टेमा नेचुरी ये लिखी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लीनियस द्वारा सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई थी। ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, देखो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है वो है आपका मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए 2020 का है। आपके 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 500 क्वेश्चंस हो चुके साइंस के, बायोलॉजी से। अब आपके प्रत्येक क्लास में बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस चलेंगे, जिसमें से आपकी हो सकता है क्लास होगी 1 घंटे या सवा घंटे की, जिससे जल्दी आपकी ये क्लास समाप्त हो जाए साइंस की। और भी हम आपको क्लास लाएं जो रीजनिंग वगैरह हैं। तो जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
और जिसको जहाँ समझ में ना आए कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपका जवाब अवश्य देंगे। ओके, धन्यवाद।